तो हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो है अपना टॉपिक है सेक्शन 188 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जो कि किससे रिलेटेड है? आपका रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से। तो चलिए चालू करते हैं। तो क्या बोला गया है? एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गिवन बाय रेजोल्यूशन, है ना। तो आपको जो है कंसेंट चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। कैसे? रेजोल्यूशन पास करते हुए एट ए मीटिंग ऑफ द बोर्ड मीटिंग में, एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज में बी प्रिस्क्राइब। और भी कुछ कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा जो कि प्रेस्क्राइब किया गया है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। सो नो कंपनी शैल एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विद रिलेटेड पार्टी। तो कोई भी कंपनी जो है एंटर नहीं होगा इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट में या फिर अरेंजमेंट में विद रिलेटेड पार्टी के साथ। ओके, विद रिस्पेक्ट टू सेल, परचेज और सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और मटेरियल, है ना। आप सेल, परचेज या फिर सप्लाई नहीं कर सकते गुड्स या फिर मटेरियल को रिलेटेड पार्टी के साथ। देन उसके बाद बोला गया है सेलिंग और अदरवाइज डिस्पोजिंग ऑफ और बाइंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। या फिर आप सेल या फिर डिस्पोज या फिर बाय नहीं कर सकते प्रॉपर्टी को ऑफ एनी काइंड की। लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, लीज में नहीं दे सकते प्रॉपर्टी को आप। ओके। अवेलिंग और रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विसेज, है ना। आप कोई सर्विस अवेल नहीं कर सकते, रेंडर नहीं कर सकते। अपॉइंटमेंट ऑफ एनी एजेंट फॉर द परचेज और सेल ऑफ गुड्स, मटेरियल, सर्विसेज और प्रॉपर्टी। आप जो है कोई एजेंट को अपॉइंट नहीं कर सकते परचेज करने के लिए या फिर सेल करने के लिए गुड्स को, मटेरियल को, सर्विसेज को और प्रॉपर्टी को। सच रिलेटेड पार्टीज अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट इन द कंपनी। तो वो जो रिलेटेड पार्टी है उसको आप अपॉइंट नहीं कर सकते ऑफिस में या फिर प्लेस ऑफ प्रॉफिट में कंपनी के। इट्स सब्सिडियरी कंपनी और एसोसिएट कंपनी या फिर उसके सब्सिडरी या फिर एसोसिएट कंपनी में। एंड underwriting the subscription of any securities or derivatives thereof of the company। या फिर आप जो है अंडरराइट भी नहीं कर सकते, सब्सक्राइब नहीं कर सकते। अंडरराइटर होता है जो सब्सक्राइब, है ना, जो कि बिचवाता है आपके सिक्योरिटीज़ को। तो अंडरराइट भी नहीं कर सकते द सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी सिक्योरिटीज और डेरिवेटिव्स देयरऑफ ऑफ द कंपनी। देन नेक्स्ट बोला गया है प्रोवाइडेड दैट नो कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट in the case of a company having a paid up share capital of not less than such amount or transactions exceeding such sum as may be prescribed shall be entered into except with the prior approval of the company by a resolution। तो क्या बोला गया है? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या फिर अरेंजमेंट जो है कंपनी के केस में जिसका पेड अप शेयर कैपिटल एक्सीड नहीं करता सच अमाउंट को, या फिर जो ट्रांजैक्शन है वो एक्सीड नहीं कर रहा है सच सम को, एज में प्रेस्क्राइब, जो कि प्रेस्क्राइब किया गया है, कुछ लिमिट बताई गई है जो कि हम पढ़ेंगे आगे। ओके, तो वो एंटर नहीं होगा कंपनी के द्वारा। सबसे पहले जो है उसको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, है ना। मतलब यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन की सॉरी शेयर होल्डर से अप्रूवल लेने की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद ही जो है आप एंटर कर सकते हो ट्रांजैक्शन में। नेक्स्ट बोला गया है प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो मेंबर ऑफ द कंपनी शैल वोट ऑन सच रेजोल्यूशन। और कोई भी मेंबर जो है कंपनी का वो वोट नहीं दे सकता उस रेजोल्यूशन के ऊपर टू अप्रूव एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट, है ना। अप्रूव करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को और अरेंजमेंट को विच में बी एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी, जो कि एंटर्ड किया जाएगा कंपनी के द्वारा। इफ सच मेंबर इज अ रिलेटेड पार्टी, अगर वो जो मेंबर है वो क्या है, रिलेटेड पार्टी है, देन वो उस रेजोल्यूशन में वोट नहीं दे सकता। ओके, क्योंकि सीधी सी बात है अगर रिलेटेड पार्टी है तो फेवर में ही वोट देगा, ठीक है। द नेक्स्ट बोला गया है प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नथिंग कंटेन इन सेकेंड प्रोविजो शैल अप्लाई टू ए कंपनी इन विच 90% और मोर मेंबर इन नंबर आर रिलेटिव ऑफ द प्रमोटर और आर द रिलेटेड पार्टीज। तो क्या बोला गया है? अगर कंपनी में 90% या फिर उससे भी ज़्यादा जो मेंबर है इन नंबर में, अगर वो रिलेटेड है किससे, प्रमोटर से, या फिर वो रिलेटेड पार्टीज़ है, देन इन दैट केस में ये ऊपर दिया गया जो प्रोविज़न है वो अप्लाई नहीं होगा। मतलब देन फिर आप वोट दे सकते हो उस रेजोल्यूशन में क्योंकि सभी रिलेटेड पार्टी हैं। सो प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई टू एनी ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी इन इट्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस अदर देन द ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट ऑन आर्म्स लेंथ बेसिस। अगर कंपनी जो होती है एंटर कर रही है ट्रांजैक्शंस में, है ना, उसके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो फिर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना।
आर्म्स लेंथ बेसिस में अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट अगर वो आर्म्स लेंथ बेसिस में नहीं है ट्रांजैक्शन, देन फिर आपको जो है प्रोविज़न एप्लीकेबल हो जाएगा आपके ऊपर. Provided also that the requirement of passing the resolution under first proviso shall not be applicable for the transactions entered into between a holding company and its wholly owned subsidiary. तो जो रेजोल्यूशन पास करने की जो रिक्वायरमेंट है वो एप्लीकेबल नहीं होगी अगर जो ट्रांजैक्शन है वो एंटर हो रहा है होल्डिंग कंपनी और उसके होल्डी ओन्ड सब्सिडरी कंपनी के बीटवीन, whose accounts are consolidated with such holding company, है ना, और उसका जो अकाउंट्स है किसका, सब्सिडरी कंपनी का कंसोलिडेट किया गया होल्डिंग कंपनी के साथ, एंड प्लेस्ड बिफोर द शेयर होल्डर एट द जनरल मीटिंग एंड फॉर अप्रूवल, और उसको जो है रखा गया है शेयर होल्डर के सामने एट द जनरल मीटिंग में अप्रूवल के लिए. सो द एक्सप्रेशन ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट मीन्स एनी ऑफिस और प्लेस. तो ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट मतलब क्या होता है, ऑफिस हो गया, प्लेस हो गया, वेयर सच ऑफिस और प्लेस इज हेल्ड बाय डायरेक्टर. अगर वो जो ऑफिस है, प्लेस है ना, वो हेल्ड है बाय डायरेक्टर के द्वारा, है ना, वहाँ कोई डायरेक्टर बैठता है. द डायरेक्टर होल्डिंग इट रिसीव्स फ्रॉम द कंपनी, एंड वो जो डायरेक्टर जो ऑफिस को या फिर प्लेस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड किया है वो रिसीव कर रहा है फ्रॉम द कंपनी से एनीथिंग बाय वे ऑफ रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन के रूप में, ओवर एंड अबव द रेम्यूनरेशन टू विच ही इज एंटाइटल्ड एज अ डायरेक्टर. और रेम्यूनरेशन के अलावा भी वो अगर कुछ रिसीव कर रहा है मॉनिटरी, है ना, बाय वे ऑफ सैलरी के रूप में, फीस, कमीशन, परक्यूसाइट्स और एनी रेंट फ्री एकोमोडेशन और अदरवाइज. ठीक है. देन नेक्स्ट बोला गया है वेयर सच ऑफिस और प्लेस इज हेल्ड बाय एन इंडिविजुअल. अगर वो जो ऑफिस है, प्लेस है, अगर वो होल्ड किया है कोई एक इंडिविजुअल अदर देन ए डायरेक्टर, है ना, डायरेक्टर को छोड़कर, और बाय एनी फार्म, प्राइवेट कंपनी और अदर बॉडी कॉर्पोरेट, या फिर कोई फार्म ने होल्ड किया है, प्राइवेट कंपनी ने, या फिर और कोई बॉडी कॉर्पोरेट ने. सो इफ द इंडिविजुअल, फार्म, प्राइवेट कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट होल्डिंग इट रिसीव्स फ्रॉम द कंपनी, और वो जो इंडिविजुअल है, फार्म है, प्राइवेट कंपनी है, या फिर जो बॉडी कॉर्पोरेट है जिसने उस ऑफिस को होल्ड किया है वो रिसीव कर रहा है कंपनी से एनीथिंग बाय वे ऑफ रेम्यूनरेशन, है ना, रेम्यूनरेशन के ज़रिए, सैलरी, फीस, कमीशन, परक्यूसाइट्स, एनी रेंट फ्री एकोमोडेशन, अदरवाइज, ये सारी चीज़ें वो जो है रिसीव कर रहा है. द एक्सप्रेशन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन मीन्स ए ट्रांजैक्शन बिटवीन टू रिलेटेड पार्टीज. आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन क्या होता है, ट्रांजैक्शन है दो रिलेटेड पार्टीज के बिटवीन, दैट इज कंडक्टेड एज इफ दे वर अनरिलेटेड, और उसको कंडक्ट किया गया है जैसे कि वो कोई अनरिलेटेड है, उनका एक दूसरे को पहचान नहीं रहे हैं. ओके, सो दैट देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ताकि कोई उनमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो. So every contract or arrangement entered into subsection 1 shall be referred to in the board's report to the shareholder. तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, अरेंजमेंट में एंटर्ड होती है जो कंपनी, तो वो बताया जाएगा बोर्ड रिपोर्ट में टू द शेयर होल्डर्स को, अलॉन्ग विद द जस्टिफिकेशन फॉर एंटरिंग इनटू सच कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट, और जस्टिफाई भी किया जाएगा कि क्यों जो है कंपनी ने एंटर किया है उस कॉन्ट्रैक्ट में और अरेंजमेंट में. So where any contract or arrangement is entered into by a director or any other employee, है ना, अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है या फिर अरेंजमेंट एंटर्ड किया गया है डायरेक्टर के द्वारा या फिर एम्प्लॉय के द्वारा विदाउट ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द बोर्ड, बोर्ड का कंसेंट लिए बिना, और अप्रूवल बाय रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग, या फिर शेयर होल्डर के का अप्रूवल लिए बिना जनरल मीटिंग में, एंड इफ इट इज़ नॉट रेटिफाइड बाय द बोर्ड और एज द केस में भी बाय द शेयर होल्डर एट ए मीटिंग, है ना, या फिर उसको रेटिफाई नहीं भी किया गया बोर्ड के द्वारा या फिर शेयर होल्डर के द्वारा एट ए मीटिंग में, विद इन 3 मंथ, 3 महीने के अंदर अंदर, फ्रॉम द डेट ऑन विच सच कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट वाज एंटर्ड इनटू, जब से कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड किया है, अरेंजमेंट में एंटर्ड हुआ है, तो उसके 3 महीने में उसको रेक्टिफाई कर देना चाहिए था बोर्ड के द्वारा या फिर मेंबर्स के द्वारा. अगर नहीं किया गया then shall be voidable at the option of the board or as the case may be of the shareholder. Then उसको void माना जाएगा. And if the contract or arrangement is with a related party, and if अगर जो contract है, arrangement है, वो related party के साथ है, to any director or is authorized by any other director, the director concerned shall indemnify the company against any loss incurred by it.
देन वो जो डायरेक्टर है ना, जिसने कंपनी के बिहाफ में एंटर हुआ है ट्रांजैक्शन में, तो वो इंडेमनीफाई करेगा कंपनी को जो भी लॉस अगर उससे होता है कॉन्ट्रैक्ट या फिर अरेंजमेंट से। नेक्स्ट बोला गया विदाउट प्रीजुडिस टू एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 3 इट शैल बी ओपन टू द कंपनी टू प्रोसीड अगेंस्ट द डायरेक्टर और एनी अदर एम्प्लॉई। तो ये कंपनी के लिए क्या है, ओपन है कि वो प्रोसीड कर सकता है डायरेक्टर के अगेंस्ट और एनी अदर एम्प्लॉय के अगेंस्ट हु हैड एंटर्ड इनटू सच कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट, जिसने एंटर किया है कॉन्ट्रैक्ट में और अरेंजमेंट में इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, है ना, कॉन्ट्रावेंट करते हुए प्रोविजन को इस सेक्शन के फॉर रिकवरी ऑफ एनी लॉस सस्टेन बाय इट, काय के लिए रिकवर करने के लिए जो भी लॉस जो कंपनी को हुआ है एज ए रिजल्ट ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट, उस कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट की वजह से। So any director or any other employee of a company who had entered into or authorized the contract or arrangement, तो अगर कोई डायरेक्टर या फिर कोई एम्प्लॉय जो है कंपनी का एंटर्ड होता है या फिर अथराइज्ड करता है कॉन्ट्रैक्ट को अरेंजमेंट को इन वॉयलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, वॉयलेट करते हुए सेक्शन के प्रोविजन को, सेल इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी बी लायबल टू ए पेनल्टी ऑफ 25 लाख रुपीज़। देन लिस्टेड कंपनी केस में उसको जो है पेनल्टी लगेगी 25 लाख रुपया। एंड इन केस ऑफ एनी अदर कंपनी बी लायबल टू ए पेनल्टी ऑफ 5 लाख रुपीज़, और दूसरे कंपनी केस में लायबल होगा पेनल्टी के लिए 5 लाख के। ओके, तो नेक्स्ट जो है कुछ डेफिनेशन जैसे कि छूटा है, जैसे कि यहाँ पे है एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये तो ठीक है। यहाँ पे कुछ कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी है और वो कंडीशंस क्या क्या हैं वो हम पढ़ेंगे। तो क्या बोला गया है, कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विद रिलेटेड पार्टी। So a company shall enter into any contract or arrangement with a related party subject to the following conditions, namely, क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। The agenda of the board meeting at which the resolution is proposed to be moved shall disclose, जो एजेंडा है बोर्ड मीटिंग का जिसमें रेजोल्यूशन को प्रपोज किया गया है आरपीटी के लिए, उसमें डिस्क्लोज किया जाएगा। नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी एंड नेचर ऑफ रिलेशनशिप, तो ये सारी चीज़ें जो है डिस्क्लोज की जाएगी। तो फटाफट रीडिंग मार लेते हैं। ओके, चलिए। सेकेंड है द नेचर ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड पर्टिकुलर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट, मटेरियल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इंक्लूडिंग वैल्यू इफ any advance paid or received for the contract or arrangement if any, the manner of determining the pricing and other commercial terms both included as a part of the contract and not considered as a part of the contract, whether all the factors relevant to the contract has been considered, if not the details of the factor not considered with rationally for not considering those factors, and any other information relevant or important for the board to take a decision on the proposed transaction. So where any director is interested in any contract or arrangement with a related party, such director shall not be present at the meeting during discussion on the subject matter of the resolution relating to such contract or arrangement. तो अगर कोई डायरेक्टर का इंटरेस्ट है कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट में विद रिलेटेड पार्टी के साथ, तो वो मीटिंग में प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ फर्स्ट प्रोविजन टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 188 एक्सेप्ट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द कंपनी बाय रेजोल्यूशन, द कंपनी शैल नॉट एंटर इनटू एनी ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शंस वेयर द ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शंस टू बी एंटर्ड इनटू as contract or arrangement with respect to clause A to E of subsection 1 of section 188 with criteria as mentioned below. Sale, purchase or supply of any goods or material directly or through appointment of any agent amounting to 10% or more of the turnover of the company. तो वो जो ट्रांजेक्शन्स हमने पढ़ा 7 ट्रांजेक्शन्स, तो अगर वो जो है 10% या फिर उससे भी ज़्यादा का ट्रांजैक्शन हो रहा है ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी,
देन इन दैट केस में क्या होगा, आपको शेयर होल्डर का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा, है ना। बोर्ड का तो अप्रूवल चाहिए ही, साथ ही साथ शेयर होल्डर का भी अप्रूवल चाहिए। देन नेक्स्ट बोला गया है सेलिंग और अदरवाइज डिस्पोजिंग ऑफ और बाइंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड डायरेक्टली और थ्रू अपॉइंटमेंट ऑफ एनी एजेंट अमाउंटिंग टू 10% और मोर ऑफ द नेट वर्थ ऑफ द कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड अमाउंटिंग टू 10% और मोर ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी, availing or rendering of any services directly or through appointment of any agent amounting to 10% or more of the turnover of the company. So it is hereby clarified that the limit is specified in subclause 1 to 4 shall apply for transaction or transactions to be entered into either individually or taken together with the previous transactions during a financial year. तो ये जो 10% वाला जो ये लिमिट बताई गई है, तो इसको साल भर में इंडिविजुअली या फिर एज ए होल साल भर में जितने भी जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं पूरे को इकट्ठा मिला के, या फिर कोई एक इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन में भी अगर ये क्रॉस कर रहा है ना, तो उसको कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है is for appointment to any office or place of profit in the company, it's a subsidiary company or associate company at a monthly remuneration exceeding 2.5 lakh rupees as mentioned. Okay, तो वो जो प्लेस ऑफ प्रॉफिट है या फिर ऑफिस में जो बंदे को बैठाए हो आप, अगर उसका रेम्यूनरेशन कितना है 2.5 लाख से ज़्यादा है, is for remuneration for underwriting the subscription of any securities or derivatives thereof of the company exceeding 1% of the turnover। जो अंडर राइटर है वो 1% से ज़्यादा चार्ज कर रहा है और द नेटवर्थ का। सो द टर्न ओवर और नेटवर्थ रिफर टू इन अबव सब रूल शैल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके मुताबिक टर्न ओवर और नेटवर्थ को कैलकुलेट किया जाएगा। सो इन केस ऑफ होली ओन सब्सिडरी द रेजोल्यूशन इज पास्ड बाय द होल्डिंग कंपनी shall be sufficient for the purpose of entering into the transaction between wholly owned subsidiary and the holding company। तो अगर होल्डिंग कंपनी एंड होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो होल्डिंग कंपनी को रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, बस सब्सिडरी को ज़रूरी नहीं है। सो द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू बी अनेक्स्ड टू द नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग कन्वेंट परसुएंट टू सेक्शन 101 shall contain the following particulars namely। तो नोटिस की एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या किया जाएगा, नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी, name of the director or KMP who is related if any, nature of relationship, nature, material terms, monetary value, particulars of the contract or arrangement, any other information relevant or important for the members to take a decision on the proposed resolution। Okay, तो यहाँ पे एक चीज़ अपन और देख लेते हैं, और वो क्या है, तो यहाँ पे बोला है फॉर द पर्पज ऑफ फर्स्ट प्रोविजन टू सबसेक्शन 1 एक्सेप्ट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द कंपनी बाय रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे ये जो रेजोल्यूशन की बात हुई है ये बोर्ड रेजोल्यूशन है कि स्पेशल रेजोल्यूशन है, वो अपने को देखना है ना। जस्ट अ सेकेंड, हाँ तो यहाँ पे वही ठीक था, स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास करना पड़ेगा, है ना, अगर 10% से ज़्यादा ये जो ट्रांजैक्शन क्रॉस हो रहा है तो। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाइए, तो ये हो गया आपका ये कंडीशंस, और क्या छूटा है, हाँ तो यहाँ पे क्या बोला गया है, प्रोवाइडेड दैट नो कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट, तो यहाँ पे भी आपको शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या कंडीशंस हैं पेड अप शेयर कैपिटल की, ये सेम ही है, ना, सेम ही है, कोई अलग नहीं है। वही चीज़ है। नेक्स्ट जो है आपका और कुछ छूटा है क्या, फॉर
तो कुछ नहीं छूटा है। तो ये एक चीज़ देख लेते हैं, एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो है आपको कंसेंट चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, तो यहाँ पे बोला गया है, चलिए पढ़ते हैं, दैट नो मेंबर ऑफ द कंपनी shall vote on a special resolution to approve the contract or arrangement if such a member is a related party। अगर मेंबर रिलेटेड पार्टी है वो, तो वो जो है स्पेशल रेजोल्यूशन में वोट नहीं देगा, ठीक है। इट इज़ क्लेरिफाइड दैट द रिलेटेड पार्टी रेफर्ड टू इन सेकंड प्रोविजो हैज टू बी कंस्टिट्यूट विद रेफरेंस ओनली टू द कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट फॉर विच द said special resolution is being passed। Thus, the term related party in the above context refer only to such related party as may be a related party in the context of the contract or arrangement for which the said special resolution is being passed। Next बोला गया applicability of section 188 to corporate restructuring and amalgamation। So, it is clarified that transaction arising out of compromise, arrangement, amalgamation dealt with under specific provision of the Companies Act will not attract the requirement of section 188। तो अगर कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट, अमलगामेशन के तहत अगर कुछ आरपीटी हो रहा है, देन इन दैट केस में सेक्शन 188 के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। देन रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्रेश अप्रूवल फॉर द पास्ट कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 188। So contract entered into by the company after making necessary compliances under section 297 of the Companies Act, which already came into effect before the commencement of section 188 of the Companies Act, will not require the fresh approval under said section 188 till the expiry of the original term of such contract। Thus, if any modification in such contract is made on or after 1 April 2014, the requirement under section 188 will have to be complied with। तो उतना ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बोला अगर पुराने एक्ट में आपने अगर अप्रूवल लिया था तो आपको नए एक्ट में अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर पुराना अप्रूवल जो है का टेन्योर ख़त्म हो गया देन फिर आपको सेक्शन 188 में अप्रूवल लेना पड़ेगा। और तो कुछ इसमें रिलेवेंट नहीं है। ओके, सो थैंक यू। सो ये था अपना आज का सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, जय हिंद।